8 बजे का गलत लिंक ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग। विनायक सर का सेशन ज्वाइन करना है कुछ लोगों को। 7 नवंबर। ग्रुप पे आ नहीं रहा है क्या प्रॉपर? रुको मुझको चेक करने दो। 7 नवंबर। 7 नवंबर के लिंक को ज्वाइन करो ना बेटा। आई थिंक इट इज एट 9 PM। 9 PM को है ना वो? प्रॉपर चेक करो, ये वाला बैच 3 अक्टूबर का है। 7 नवंबर के बैच को कनेक्ट करो। वैसे ये आज लास्ट सेशन है। ओके फाइन। सो ये हमारा खत्म हो गया है कल। बट आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, सी वाले पार्ट में। एंड वी विल अंडरस्टैंड वन टास्क। अभी उसमें किसी को डाउट है कुछ अब तक तो बता। कोई भी टॉपिक को लेके अगर तुम लोगों को डाउट है तो प्लीज रेज। यस, तेजल, स्नेहा, विशाल, कुशाल, मानसी। कुछ भी डाउट है अब तक जो पढ़ा है हमने उसमें? हेलो सर। यस। सर डाउट नहीं है अब। सिर्फ ये एरे और स्ट्रिंग में थोड़ा कंफ्यूजन और लॉजिक बिल्ड नहीं हो पा रहा। ओके, सो स्ट्रिंग वाला पार्ट समझते हैं। लेट्स एक प्रॉब्लम आया हमको। स्ट्रिंग में कुछ काम करना है, बताओ कोई प्रॉब्लम बताओ तुम लोग ही। ब्रेक डाउन करना है कोड को बेटा। प्रॉब्लम बताओ चलो। क्या करूँ यहाँ पे वो बताओ। एक स्ट्रिंग के साथ क्या करना है? अरे प्रॉब्लम तो बताओ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ना। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं असं कंसेप्ट क्लियर नहीं है थोड़ा। तो स्ट्रिंग में और एरे में थोड़ा कंफ्यूजन हो ओके, रहा है। कंसेप्ट। ओके, एरे का कंसेप्ट क्लियर है सबको कि एरे मतलब क्या है? सिंपली सीक्वेंशियल स्टोरेज। एक सीक्वेंशियल स्टोरेज दिया है तुमको। इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर रहता है उसमें, राइट? इंडेक्स वाइज सीक्वेंशियल डेटा स्टोर होता है। एक नेम होता है एरे को। ये नेम उसका बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। बट एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, सिंपली वी गो विथ रिस्पेक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो कोई भी एरे को ट्रैवर्स करने के लिए तुमको हमेशा लूप लगाना पड़ता है। लेट से 0 से लेके तो जो भी एरे की साइज है वहां तक। नॉट नेसेसरी कि एरे की साइज तक ही। तुम्हारे लॉजिक पे डिपेंड करता है कि तुमको जाना कहाँ तक है। कोई मैसेज करो यहाँ पे।
अरे मैसेज करो। I'm audible. ओके, तो तुम पे डिपेंड करता है कहाँ तक जाना है। तो एरे में कोई क्वेश्चन बताओ जिस क्वेश्चन में डाउट है, सो दैट आई कैन सॉल्व। कोई क्वेश्चन बताओ ना, सो दैट आई कैन टेल हाउ टू बिल्ड लॉजिक फॉर दैट। सर हमें क्या करना है कि 2 आ रहे हैं और उसका हम्म। सम 3rd एरे में स्टोर करना है। ओके तो एक असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। ओके, सो 2 एरे है, उसका सम हमको तीसरे एरे में स्टोर करना है। तो लेट से मेरे पास एक इंटीजर ARR ऑफ 10, ठीक है। इसमें यूजर ने कुछ वैल्यू डाले। यहाँ पे मेरे पास इंटीजर BRR ऑफ 10, ठीक है। इसमें यूजर ने कुछ वैल्यू डाले। अभी बेसिक लेवल पे दोनों एरे की साइज सेम है तब वाला काम समझो, हाँ। बाकी हम बाद में एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। सिंपली हम क्या बना रहे हैं फिर, इंटीजर CRR बना रहे हैं, 10 साइज का ही बना रहे हैं, राइट। क्लियर। ये सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है और सिंपली हम लूप चलाएंगे। कहां से कहां तक, 0 से लेके तो 10 तक। यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि भाई ARR का आयत इंडेक्स प्लस BRR का आयत इंडेक्स स्टोर किस में होना चाहिए, CRR के आयत इंडेक्स में। तो CRR तुम्हारा रेडी हो जाएगा। इतना ही तो लॉजिक है ना वो। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब क्या, सिंपली अब कल को ये एरे का साइज 15 है, ये एरे का साइज 10 है, तो मुझको CRR का साइज कितना लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा। क्लियर। बट लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा, लूप 10 तक ही चलाना पड़ेगा। वो जो ऊपर के 5 वैल्यू है वो एज इट इज मुझको वहां पे उस इंडेक्स में डालने पड़ेंगे अनऑथराइज एक्सेस अवॉइड करने के लिए, राइट। समझ में आ रहा है? मतलब ही ये एक 10 एलिमेंट्स का एरे है और ये 15 एलिमेंट्स का एरे है, तो मुझको CRR हमेशा 15 एलिमेंट्स का बनाना पड़ेगा। जो भी बड़ा एरे है वो बनाना पड़ेगा। और कॉपी करते वक्त मैं बस इतना ही पार्ट कॉपी करूंगा और रिमेनिंग पार्ट इट इज रहने दूंगा CRR। रिमेनिंग पार्ट CRR में बिना एडिशन उठा के यहाँ पे डालूंगा। क्लियर। या उल्टा हो सकता है, ये एरे बड़ा है, ये एरे छोटा है, तो मुझे हमेशा क्या है, जो एरे बड़ा है, जो साइज बड़ी है, उसी लेवल का CRR बनाना है। और जो साइज छोटी है वहां तक ही ट्रेवर्स करके इस एरे में एडिशन करनी है, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज पेस्ट करना है। तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए इफ एल्स वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा ना फिर बेटा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो अभी ये साइज तुमने हार्ड कोडेड ली है तो ठीक है, कल को ये साइज यूजर से होगी तो इसको A बोलो, इसको B बोलो, तो ये जो तुम्हारा C साइज बनेगा वो डिपेंड करेगा कि A के लेवल पे बनना है या B के लेवल पे बनना है। सो मल्टीपल ways से you can build the logic. Yeah. तो ओवरऑल सी प्रोग्रामिंग में आई थिंक फंक्शंस तक सारी चीजें क्लियर है सबको, इंक्लूडिंग पॉइंटर्स एज वेल। यस। रही बात एरे और स्ट्रिंग की, तो यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑन दैट। तो तुम प्रॉब्लम्स लेके आओ, मैं तुमको अल्गोरिदम बिल्डिंग बताता हूँ, ठीक है। उसी से ये कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो तुम प्रॉब्लम बताओ, उस अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं उस पे, समझे? अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, क्या चल रहा है मतलब आज? हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ। आज ओवरऑल मैं तुमको डिस्कशन के लिए सेशन रखा हूँ। हेलो सर। यस। यूजर डिफाइन डेटा टाइप 3 है ना? हम्म। स्ट्रक्चर यूनियन। क्या क्या? यूजर डिफाइन यूजर डिफाइन जो डेटा टाइप है ना हमारे, हम्म। हम्म। वो 3 है ना? नहीं, तीन कैसे? स्ट्रक्चर यूनियन और इनम। अच्छा हाँ वैसे। हाँ, यूजर डिफाइन में हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं मोस्टली। अब यूनियन और इनम ये भी यूजर डिफाइन है, बट अभी यहाँ पे उसका कुछ इतना काम नहीं है। आगे चल के होता भी नहीं है, इनम होगा कई जगह पे, यूनियन तो यूज भी नहीं होता है। तो एरे, स्ट्रिंग, ये सारा चीजें यूज करके और स्ट्रक्चर यूज करके हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली वी कैन डू प्लेयर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एनीथिंग। एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना है हमको, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना है तो हमें एक एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय के बारे में डिटेल रखनी पड़ेगी तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉय का बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज होगा बताओ? उसके लिए क्या यूज होगा? स्ट्रक्चर। क्लियर? स्ट्रक्चर यूज होगा। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर हमारा वर्ड मेन शुरू होगा। इस वर्ड मेन में अब हमको 100 एम्प्लॉय स्टोर करने हैं, तो 100 एम्प्लॉय बनाने के लिए क्या यूज होगा? 100 एम्प्लॉय बनाने के लिए क्या यूज होगा? परफेक्ट। क्या यूज होगा? एरे। राइट। समझ में आ रहा है? अब मुझे ये एरे सारे यूजर से स्कैन, ये सारे एम्प्लॉय यूजर से स्कैन करने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? स्टोर नाम के फंक्शन को ये एरे पास कर दूंगा, इसके साथ साइज पास कर दूंगा, तो मुझे इतने एम्प्लॉय स्टोर करके मिलेंगे। डिपेंड करता है, मैं 100 का बना इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं 100 ही स्कैन करूं। 100 की मैंने जगह बना के रखी है, मैं इसमें 10 भी एम्प्लॉय ले सकता हूँ। राइट? तो ये स्टोर बनाया मैंने। स्टोर बनाने के बाद क्या, मल्टीपल फंक्शन बना सकता हूँ ना। मैं डिस्प्ले के लिए बना सकता हूँ कि भाई ये एम्प्लॉय ले, ये साइज ले, यहाँ तक डिस्प्ले कर। फिर मैं सर्च बना सकता हूँ कि ये एम्प्लॉय ले, ये साइज ले, ये उसका एम्प्लॉय आईडी ले। ठीक है, फिर मैं सर्च बाय आईडी, सर्च बाय नेम, इसमें मैं एम्प्लॉय भेजूंगा, इसमें मैं साइज भेजूंगा, इसमें मैं नाम भेजूंगा। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा भाई अपडेट कर। अपडेट के लिए मैं एम्प्लॉय का एरे भेजूंगा, साइज भेजूंगा। इस फंक्शन के अंदर भी मैं पूछ सकता हूँ ना वापस कि व्हाट यू वांट टू अपडेट। साइज अपडेट, अपना आईडी अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, सैलरी अपडेट करना है। राइट? समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शंस की मदद से ये सारा काम कर रहे हैं हम लोग। फिर अब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि सीधा ये स्टोर, डिस्प्ले, सर्च, सर्च बाय नेम, अपडेट एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन मेरा क्या कहना है कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट नहीं, मुझको पूछो तुमको क्या काम करना है।
मुझको पूछो तुमको क्या काम करना है, उस बेसिस पे मैं वो काम करूंगा। तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेनू आएगा। मेनू के अकॉर्डिंग मेनू ड्रिवन कोड बनाएंगे। तो किस बेसिस पे हम मेनू ड्रिवन में उसको ये करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस। क्लियर। तो उस बेसिस पे मतलब चॉइस के बेसिस पे डिसीजन लेंगे और इसमें से जो चाहिए वो काम कर सकते हैं। करेक्ट है एवरीवन। तो ये सारी चीजें अब तक जो पढ़ी है वो यूज करके तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो कि नहीं? यस एवरीबॉडी। यस सर। तो उसमें दिक्कत है कुछ किसी को? क्वेश्चन करो अभी, फिर क्वेश्चंस आने चाहिए। नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझा है, कैसे चीजों को एक्सेस करना है, किस लेवल पे एक्सेस करना है वो समझा है एवरीवन। लेट से मैंने बोला एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैज डेट डीओबी। फिर इस एम्प्लॉय के ऊपर डेट अगर तुम एम्प्लॉय में ले रहे हो तो डेट रेडी होना चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर। तो डेट, इसमें डे मंथ ईयर, और किसी ने यहाँ पे टाइम भी लिया है, टाइम टी। तो इस डेट के ऊपर भी क्या होगा, टाइम नाम का स्ट्रक्चर होगा, आवर मिनट सेकेंड। तो जब मैं एम्प्लॉय E1 बनाता हूं तो मुझे अगर इस आवर तक जाना है तो मुझे E1 डॉट डीओबी तक जाना पड़ेगा। डीओबी के अंदर ये मुझे टी मिलेगा, इससे डॉट टी तक जाना पड़ेगा और इससे डॉट आवर तक जाना पड़ेगा। तो ये सारा सीक्वेंस क्लियर है क्या सबको? हाउ टू रीच टिल दैट पार्ट क्लियर? तो कोई ऐसे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं स्टोर करेगा कि भाई आवर मिनट सेकेंड ये सब। इससे अच्छा कोई क्या करेगा, सिंपली एक डेट D1 बनाएगा, फिर D1 डॉट डे मंथ ईयर सेट करेगा। टाइम में उसको करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। और फिर इस डीओबी को ये D1 पास करेगा सिंपली। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस आंसर्स के लिए रखा है आज का सेशन। तुमको नहीं है क्वेश्चंस तो आई विल स्टॉप देन। बताओ। हॅलो सर, यस मी एक क्वेश्चन पाहिलेला, त्यामध्ये असं होतं अरे यूज करून आपल्याला नंबर स्टोअर करायचे होते, म्हणजे युजर करून घ्यायचे होते ते. आणि तिथे दिलं होतं त्यांनी इनपुट आणि आउटपुट 10, 20, 30 अशा टाइप मध्येच होते. म्हणजे जर पूर्ण दिलेलं त्याचं इनपुट हे इंटिजर म्हणजे सगळे इंटिजर मध्येच पाहिजे किंवा डबल मध्येच पाहिजे, असं जर सेम असेल तरच ते प्रिंट झालं पाहिजे. म्हणजे क्वेश्चन काय, क्वेश्चन काय आहे, काय रे आपल्याकडे डेटा टाइप सेम हवा दिलेल्या त्या इनपुटचा, तरच ते प्रिंट होणार असं. ऑब्विसली ना. तर ऍरे मध्ये टाकतोय तर डेटा टाइप सेमच असणार ना. डेटा टाइप सेमच असणार ना ऍरे मध्ये टाकतोय तर. म्हणजे इनपुटचं काय म्हणताय तू, इनपुटचं कसं? सी इफ यू आर स्कॅनिंग द डेटा, तुम्ही फॉर्मॅट स्पेसिफायर यूज करताय राईट. फॉर्मॅट स्पेसिफायर यूज करताय तर प्रोग्राम क्रॅश होण्याचे चान्सेस आहे. इफ यू आर स्कॅनिंग इन %d आणि तुम्ही डबल टाकायचा प्रयत्न करताय तर अनऑथराइज ऍक्सेसचे चान्सेस आहे. यार मे बी ये हा क्वेश्चन एक्सेप्शन हँडलिंग वगैरे यूज करून बघितला असेल तू. लँग्वेज स्पेसिफिक बघितलाय का हा?
जावा वगैरे मध्ये तो इझिली हँडल होईल. म्हणजे इनपुट घ्यायचंय, राईट? इनपुट घ्यायचे आणि मग डिसाइड करायचं की इनपुट टाकायचं की नाही अरे मध्ये, राईट? हेलो. सी प्रोग्रामिंग तक समझा है सबको? सी हेलो. प्रोग्रामिंग. यस. यस मैम. हाँ शुभम, गुड मॉर्निंग. गुड आई मॉर्निंग. जस्ट वांटेड टू टॉक टू स्टूडेंट्स फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. यू कैन स्टे बैक, मतलब तुमको जाने की जरूरत नहीं है. ओके मैम. जस्ट गिव मी 1 मिनट. शुभम, यू मे स्टॉप प्रेजेंटिंग. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हमारी बात हुई थी देखो मंडे को, और तभी मैंने आपको बोला था कि मैं फ्राइडे को आपको जो प्लान है, प्लान ए प्लान बी जो है, ओल्ड प्लान न्यू प्लान, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. सो फॉर दैट पर्पज आई एम हियर. लेट मी एक्सप्लेन द प्लान. यू जस्ट अंडरस्टैंड इट and then take time and give your opinion. Is it fine everyone? Or and let me make it clear that it is not that we are imposing anything. ठीक है. आप सुन लो, आपको जो अच्छा लगता है, जो मेजोरिटी बोलेगी उसके साथ हम जाएंगे. Does that sound okay with everyone? Okay. यस. सो कमिंग बैक ओवर हियर. तो अभी जैसे आपका सी प्रोग्रामिंग चल रहा है, जो शुभम सर ने ले रहे हैं. आपका 3 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हुआ था, एंड अप्रोक्सीमेटली ऑन 22 नवंबर, दैट इज टुडे, द सी प्रोग्रामिंग पार्ट इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, राइट? फिर मंडे से आपका सीपीपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा. सो दिस इज इन सी प्लस प्लस. सेकेंड. सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 25 आवर्स. तो 1.5 घंटे का सेशन डेली होगा. तो वो खत्म होगा करीब 18 दिसंबर को. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द ओल्डर प्लान, वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टार्ट्स जस्ट लिटिल बिट बिफोर सीपीपी. सीपीपी जस्ट खत्म होने से 2-4 दिन पहले हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज अ 40 आवर मॉड्यूल दैट विल कंटिन्यू अप टू 20 जनवरी. ठीक है. फिर डेटा स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन होगा एंड ऑल दैट. और डेटा स्ट्रक्चर जब खत्म होता है, तभी आपका कोर जावा मॉड्यूल स्टार्ट होगा. दैट इज ऑन 21st ऑफ जनवरी. ओके. तो वो डेली 3 आवर्स का रहता है, लाइव सेशन रहता है, लेक्चर प्लस लैब उसमें रहता है कंबाइंड. सो दैट इज टोटल ऑफ 72 आवर्स. तो वो अप्रोक्सीमेटली खत्म होगा कब? 24 को. फिर आपके जावा के मॉक होंगे. उसके बाद आपका एडवांस जावा स्टार्ट होगा, और एडवांस जावा के ऊपर ही प्रोजेक्ट भी रहेगा. तो ये सब तकरीबन खत्म होता है 5 मार्च को. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया क्या? लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. सबसे पहले Yes, ma'am. आपका सी Clear. प्रोग्रामिंग हो गया. सी प्रोग्रामिंग के बाद अभी जो स्टार्ट होगा मंडे से आपका सी प्लस प्लस होगा. सी प्लस प्लस पूरा कंप्लीट होगा आपका. सी प्लस प्लस के बाद डेटा स्ट्रक्चर का मॉड्यूल आता है. डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद कोर जावा स्टार्ट होता है. ठीक है. कोर जावा हो गया. अभी कोर जावा स्टार्ट हो गया. फिर उसके बाद एडवांस जावा आएगा. सर्वलेट जे जावा ई वगैरह रहेगा. उस पे आपका प्रोजेक्ट होगा एक. ठीक है. डेटाबेस वगैरह सबके साथ. तो वो खत्म होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्लेसमेंट के लिए. सो देयर विल बी एन एंट्री टू द प्लेसमेंट फेज. तो एंट्री टू द प्लेसमेंट मतलब, जस्ट गिव मी 1 मिनट. जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स. आई विल बी बैक इन 1 मिनट.
Yes, students, sorry for the interruption. So, once your core advanced Java project is over, then that is actually the criteria for the placement, right? क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो और आपका रेज्यूमे जब कंपनी को शेयर होता है तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट दिखना चाहिए एडवांस जावा में, सिर्फ कोर जावा पे प्लेसमेंट नहीं हो सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। मतलब हमने ट्राई भी किया कोर जावा के बाद या सीपीपी के बाद, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन समझो कोई कंपनी आती है बीच में और वो बोलती है कि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ सीसीपीपी है, तो उस पे आपको एलिजिबिलिटी हो जाएगी, मतलब यू विल बी एबल टू एंटर गो फॉर द प्लेसमेंट। बट एक्चुअल जो प्लेसमेंट प्रोसेस रहेगा आपका वो 6 मार्च के बाद हो जाएगा स्टार्ट। व्हेन आई से एंट्री टू प्लेसमेंट फेज मतलब क्या, कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्लेसमेंट का जावा का, उसमें आपको एंट्री मिलेगी, फिर जो भी कंपनीज आएंगी वहां पे आपका रेज्यूमे शेयर होगा और आपको प्लेसमेंट के कॉल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे आपका एडवांस जावा वगैरह सब खत्म होगा, एडवांस जावा का प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है देखो 5 मार्च को, तो उसके बाद आपका फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेमवर्क भी डेली 3 घंटे चलेगा, तो वो 3 अप्रैल को खत्म होता है। और 3 अप्रैल के बाद फिर उसका प्रोजेक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, वो प्रोजेक्ट खत्म होता है 9 अप्रैल को, और उसके बाद आपके मॉक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस रहेंगे। ठीक है, तो ये तो मतलब आप प्लेसमेंट में रहोगे फेज में, और प्लस ये पैरेलल में आपका फ्रेमवर्क भी चलता रहेगा। सो दैट इज द टाइमलाइन फॉर द एग्जिस्टिंग कोर्स दैट यू आर हैविंग। तो ये हो गया ओल्ड प्लान। नाउ व्हाट वी आर प्रपोजिंग इज देयर इज अ न्यू प्लान आल्सो। a second. ओके, तो न्यू प्लान में देखो सी वगैरह तो एज इट इज रहेगा, सीपीपी भी एज इट इज रहेगा जो अभी हमने बात की। अब यहाँ पे क्या चीज नहीं है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स जो लाइव हम दे रहे थे वो नहीं है, वो 40 आवर्स का डेटा स्ट्रक्चर कट हो गया। उसकी जगह पर कोर जावा पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोर जावा में ही डेटा स्ट्रक्चर्स पार्ट कवर होगा। सो कोर जावा का भी टाइमलाइन इंक्रीज हो जाएगा। और जो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, सो डीएस विल बी प्रोवाइडेड यूजिंग एलएमएस। हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपको वो दिया जाएगा, और उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। ओके, सो डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी देयर। एंड बाकी का जो चीज है अभी देखो, फिर कोर जावा खत्म होगा, कोर जावा के बाद आपका एडवांस जावा होगा, उसका प्रोजेक्ट होगा जो कंप्लीट होता है 5 फरवरी को, एंड देन द प्लेसमेंट एंट्री विल हैपन। तो यहाँ पे अगर आप पिछले प्लान से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे एंट्री हो रही थी आपकी 6 मार्च को, और ये जो न्यू प्लान है उसमें आपकी एंट्री हो रही है कब, 6 फरवरी। सो जस्ट 1 महीने का अप्रोक्सीमेटली जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, बाकी फिर आपका वो कोर जावा का सॉरी एडवांस जावा का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपका फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा, एंड देन फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट विल हैपन। सो दिस द एंटायर थिंग विल एंड अप बाय 12 मार्च, और वही चीज यहाँ पे 9 अप्रैल। सो यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ डिफरेंस इज देयर इन बोथ द प्लान्स। तो ये हो गया प्लान, ओल्ड प्लान एंड न्यू प्लान। So before discussing anything, are you clear with the old plan and new plan? Can I get a response from everyone please? समझ में आया क्या? पहले तो समझ में आ गया तो फिर हम आगे सोच सकते हैं। अब आप अपना प्रेफरेंस बताओ, मतलब आज के आज बताना ऐसा नहीं, आपको एक जनरल क्या आपको लग रहा है, अभी डिसीजन लेना ऐसा कुछ नहीं है। We will give you time to think. It is not that you have to tell it today itself, but थोड़ा सा आइडिया मिला आपको दोनों में? बस एक ही डिफरेंस है दोनों में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि एक में हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ जो है वो नहीं दे रहे हैं, और एक में दे रहे हैं। तो जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट होगा वो कोर जावा में कवर होगा। फेयर है ना? यस मैम। क्लियर है? ठीक है, तो आप अभी डिसीजन देना चाहते हो तो जस्ट एक आइडिया के लिए मुझे बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा प्लान अच्छा लग रहा है, बट स्टिल वी विल गिव यू टाइम टू थिंक। तो अभी जस्ट एक बार में सुन के आपको विच प्लान डू यू थिंक इज प्रेफरेबल फॉर यू? जस्ट फॉर एन ओपिनियन आई एम आस्किंग। हेलो मैम। हाँ बोलिए।
मैम जो हमारा न्यू प्लान है वो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा कि हम जल्दी खत्म करने वाले। और आप कौन बोल रहे हो? विशाल पाटिल। विशाल बोल रहे हैं। ओके फाइन विशाल। आप एवरीबडी कैन टाइप इन द चैट बॉक्स ओल्ड न्यू ऐसा डाल सकते हो, आपको जो प्लान अच्छा लग रहा है। यस नेहा, तेजल, कौशल। और आर यू कंफ्यूज्ड तो सी फॉर कंफ्यूज्ड भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस स्नेहल, तेजल और कौन कौन है क्लास में? नहीं अभी नहीं, तेजल इज कंफ्यूज्ड। ओके ठीक है, तो थोड़ा मैम? टाइम ले। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? ओल्ड प्लान में जावा के साथ वो डेटा स्ट्रक्चर भी लिया जाता था क्या, मतलब? हाँ डेटा स्ट्रक्चर तो बेटा रहता ही है उसमें। कोर जावा में ना एक मॉड्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शंस, ठीक है। लेकिन कलेक्शंस के जो लाइब्रेरीज हैं केवल वही कवर किए जाएंगे। बट व्हेन वी गो फॉर द न्यू प्लान तो उसमें कोर जावा में डेटा स्ट्रक्चर और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें नहीं होंगे ना जो डीएससी प्लस प्लस में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर होगा। दैट इज द डिफरेंस। आए समझ में? तेजल, तेजल बोल रही थी ना शायद। हेलो, यस मैम। हाँ आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस। कोर जावा में एक कलेक्शन फ्रेमवर्क होता ही है, तो वो तो कंपलसरी लेना ही रहता है, वो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट हम डेटा स्ट्रक्चर अलग से दे रहे थे, तो वो जो पार्ट है वो अभी कोर जावा में ही कवर होगा। दैट इज द पॉइंट। बट दैट विल नॉट मेक इट 40 आवर्स, वो कम हो, वो तो रहेगा ही बेटा। वेब प्रोग्रामिंग तो कंपलसरी है ही ना, सो वी हैव वेब प्रोग्रामिंग हियर। दोनों प्लान में है वेब प्रोग्राम, बाकी का कुछ चेंज नहीं है। ओके विशाल, so 35 hours of web programming is there, वो नहीं कट होगा। ओनली डिफरेंस जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप सब कुछ है इसमें, ठीक है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड हियर इन वेब प्रोग्रामिंग। So please don't get confused. The only difference is of data structure. That's it. Remaining everything is exactly the same. और एज आई सेड, और वो भी चीज ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिल रहा है, वो एलएमएस के थ्रू मिल रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स। दैट इज द पॉइंट। तो अभी समझ में तो आ गया है क्या सबको? अभी जाने दो, डिसीजन मत दो, बट हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले लो और सोच के मुझे बताओ। तो कब तक लेकिन सोच के बता सकते हो? व्हेन कैन यू गिव द डिसीजन? शुभम कल तुम्हारा सेशन है क्या? हेलो, खत्म हो गया है कल ही, बट आज मैंने यस ऑडिबल हूँ मैम मैं? हाँ 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 हेलो। हाँ बोल। हाँ सी कल ही खत्म हो गया है वैसे। आज मैंने इनको बस डाउट सॉल्विंग या रिवीजन के लिए रखा था सेशन, अच्छा तो कल नहीं होगा अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर आप अपना डिसीजन मंडे को देंगे मुझे, एवरीवन? Okay, fair enough. And let me just one more point I just want to make. I hope you understand that we cannot run both the plans. That is impossible, right? 4 बच्चों के लिए एक प्लान है, 4 बच्चों के लिए प्लान बी, ये तो नहीं हो सकता। So whatever the majority will decide, we will go with that. I hope you should all agree with that. Fair enough? इतना बस एक सपोर्ट आपसे चाहिए मुझे, ठीक है? यस मैम। हेलो मैम, बोलो। एक डाउट था। जो हम ओल्ड प्लान में थे तो हम डेटा स्ट्रक्चर जावा में भी लेते थे और सी प्लस के बाद भी लेते हैं क्या? हाँ एक्चुअली कैसा होता है ना, कौन विशाल बोल रहा है क्या?
यस कौन बोल रहे? हाँ, तो विशाल, अभी जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे ना सिलेबस, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हम लोग स्टैटिक भी लेते हैं, हम लोग नेम स्पेस भी लेते हैं, हम लोग लिंक लिस्ट लेते हैं, एरेज लेते हैं, और स्टैक क्यू, वो सब चीजें लेते हैं। और वो बहुत सारी चीजें जावा में रिपीट होती है। अंडरस्टूड? तो एक ही चीज दो दो बार हो रहा है, तो उसके वजह से टाइमलाइन बढ़ रहा है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि एक ही बार जावा में अच्छे से ले ले, तो वो बेटर हो जाएगा। ओके। वो पॉइंट है बस। तो कट कुछ भी नहीं होगा आपका, मतलब वो या तो C++ में हो रहा था और वो डबल हो रहा था, तो उसकी जगह अभी हम जावा में ही थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा टाइम देके उसको कवर करेंगे। दैट इज द पॉइंट। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? जैसे नेम स्पेस है, तो नेम स्पेस कॉन्सेप्ट C++ में है, जावा में वो पैकेज है, वो दोनों जगह पे हम लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम DS में लेते हैं, और फिर से वापस एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में लेते हैं। अब फिर स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, वो C++ में भी लेते हैं, जावा में भी। तो आपको समझ में आ रहा है, एक ही टॉपिक दो दो बार रिपीट होता है, तो उसकी वजह से टाइमलाइन बढ़ते जा रहा है ना। तो वही चीज अगर जावा में अच्छे से ले लिया, तो C++ में पढ़ने की क्या जरूरत है? बेसिक C++ तो तुमको OP, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आ ही गया ना। दैट वाज द थिंग। यस। ठीक है, तो अभी सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा प्लान मैं आपके ग्रुप में शेयर कर लेती हूँ, आप अच्छे से देख लो, समझ लो, और फिर हम मंडे को कंक्लूड करेंगे डिसीजन। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, चलो, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। चलो, बाय बाय। यस शुभम, यू में कंटिन्यू। यस ओके। सो बताओ क्या डाउट है किसी को? अब तक जो चल रहा है उसमें कुछ डाउट है? यस कुशल बोलो। सर वो हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर देखा था ना कल, एक्सेस करना, हम्म उसके अंदर वो एरे लिया था, एग्जाम एरे 5 वगैरह, हम्म तो वो एलिमेंट एक्सेस एक बार वो बताना था। ओके। स्क्रीन विजिबल? यस सर। सी क्या किया हमने? हमने लेट से बोला एक एम्प्लॉय, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय अपने पास एक, इस एम्प्लॉय के पास आईडी है, नेम है, सैलरी है। फिर मैंने क्या किया, इसका डेट ऑफ बर्थ भी रखा, फिर मैंने इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रखा। ठीक है। अब लेट से मेरे पास कुछ मल्टीपल सीक्वेंस में डेट्स है। ठीक है। डेट डेट ऑफ अप्रेजल्स। ठीक है। तो मल्टीपल अप्रेजल्स डेट है इसमें, लेट से 5 अप्रेजल डेट्स है। ठीक है। तो डेट ऑफ अप्रेजल अकेली नहीं है, डेट ऑफ अप्रेजल का मैंने एरे बनाया। ठीक है। तो जब अब मैं एम्प्लॉय E1 बनाऊंगा वेरिएबल, तो मेमोरी में कैसे बनेगा? मेमोरी में पहली बात तो कितना डेटा मिलेगा तुमको? ये आईडी 4, लेट से नेम 20, सैलरी डबल है तो 8, डेट, तो डेट में क्या होता है, डे मंथ ईयर, मतलब 4 4 8 4 12, 12 फिर ये 12। ठीक है। और ये 12 12 के कितने हैं, 5, मतलब 7। तो ऐसा पूरा मिला के इतना साइज का वो स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? इतने साइज का वो स्ट्रक्चर बनेगा। अब हाउ टू एक्सेस, ये ऐसे बनेगा, आईडी, नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, मतलब आईडी यहाँ पे, नेम यहाँ पे, सैलरी यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे, एंड डेट ऑफ अप्रेजल यहाँ पे। अब डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या है, डे मंथ ईयर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर क्या है, डे मंथ ईयर। अब डेट ऑफ अप्रेजल के अंदर पहले तो एक एरे है, मतलब डेट ऑफ अप्रेजल पहले तो एक एरे है, 1 2 3 4 5, और इस हर इसके अंदर क्या है, एक एक ब्लॉक है। अब तुमको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बस अंदर अंदर बॉक्सेस बनाया, ये पूरा एक सिक्वेंशियल डेटा होता है ऐसे। समझ में आ रहा है एवरीवन? पूरा सिक्वेंशियल डेटा मतलब कुछ इस तरीके से।
ये आईडी, ये नेम, ये सैलरी, फिर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूरा का पूरा, ये यहाँ पे सीक्वेंसली होता है डेटा सारा, ये कोई ऐसे बॉक्सेस नहीं होते अंदर। क्लियर? अब मेरा क्या कहना है कि मुझे डेट ऑफ अप्रेजल में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 इंडेक्स है, वो 0 से लेके 4 तक, तो मुझे ये तीसरे डेट ऑफ अप्रेजल तक जाना है। तो ये जो भी वेरिएबल बना है E1, तो मैं E1 से लेके पहले कहाँ पर जाऊंगा? DOA। तो DOA अकेला है क्या एवरीवन? DOA अकेला नहीं है, DO के पास कितने हैं? 5 इंडेक्स है, तो उसमें से मैंने बोला कि मुझको दूसरे इंडेक्स पे जाना है। अब दूसरे इंडेक्स पे गया मैं, मतलब मुझे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है यहाँ पे? डेट। क्लियर? और उस डेट के अंदर से मैं क्या निकालूंगा बाहर? डे, मंथ और ईयर। समझ में आ रहा है? अगर मुझको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए थी तो मैं कुछ इस तरीके से गया होता है, E1 डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब E1 डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हैं क्या? एक ही डेट है ना वहां पे, तो एक ही डेट है वहां पे, तो मैं तुरंत यहाँ पे डे, मंथ, ईयर निकाल सकता हूँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर। that's how you will work with that part. समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट समझाया क्या? यस, और कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? तो और कोई कंसर्न्स होंगे तो बताओ। हेलो सर। यस। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर, स्ट्रक्चर में जब हम फंक्शन फंक्शन लेते हैं ना, स्टोर स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट, तो उसमें थोड़ा नहीं ले कंफ्यूजन सकते। था कि हम क्या पैरामीटर हम पास करेंगे। नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं लेते हम। स्ट्रक्चर में कहा स्टोर स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट लेते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लेते ना फंक्शंस। हाँ, अंदर नहीं, पर हम कॉल करते हैं ना हाँ, मेन तो में। स्टोर स्टूडेंट अगर तुम बोलोगे, तो स्टोर स्टूडेंट अगर तुमको करना है, तो स्टोर स्टूडेंट अगर अकेला स्टूडेंट करना है तो तुम क्या करोगे? उसका एड्रेस पास कर दोगे। एड्रेस। यस सर। क्लियर? अगर एरे स्टोर करना है तो एरे का नेम पास करोगे। यस सर। मतलब ही कुछ इस तरीके से कि एक स्टूडेंट है तुम्हारे पास, स्टूडेंट S1, तो इस S1 को तुमको करना है स्टोर। अब स्टोर करना है तो दो तरीके से, एक तो सिर्फ स्टोर फंक्शन को कॉल करो और वो तुमको क्या करना करेगा? रिटर्न करके देगा, राइट? S1 रिटर्न करके देगा, टेम्पररी बना के स्कैन करके रिटर्न करके देगा। तुम्हारा कहना है कि भाई वो टेम्पररी वगैरह का नहीं चाहिए हमको, तुम क्या करो, सिंपली ये लो यहाँ से इसका एड्रेस और इसी पे मुझको स्कैन करके दो। तो यहाँ पे तुमको डिसीजन लेना है कि तुमको तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर यही स्टूडेंट का एरे होता तो तुमने स्टोर स्टूडेंट्स के लिए वो SARR भेजा होता, साथ में साइज भेजी होती। अब एरे है ना वो, तो अकेला है क्या वो? मल्टीपल लोग है ना वहां पे, तो कितने स्टूडेंट्स है उसका साइज भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पे एक पैरामीटर, एक ही स्टूडेंट स्कैन करना है तो एक पैरामीटर, मल्टीपल स्टूडेंट स्कैन करने हैं तो एरे, साथ में उसका साइज। तो ये तुमको वहां पे डिसीजन लेना है कहाँ पे क्या भेजना है। तो क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या?
हेलो सर, जब यस हम स्टोर में से जो स्कैनिंग का वैल्यू है वो रिटर्न करते हैं मेन में, तभी हम इंट लेते हैं ना सर, डेटा टाइप। क्या क्या अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है मेन में, हाँ तो तभी हम इंट वगैरह डेटा टाइप लेते हैं, अदरवाइज हम वाइट रखते हैं ना। हाँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो वाइड लेते हैं। स्टूडेंट रिटर्न कर रहे तो स्टूडेंट बोलेंगे, एम्प्लॉय रिटर्न कर रहे तो एम्प्लॉय बोलेंगे, 10 रिटर्न कर रहे तो इंटीजर बोलेंगे, ए रिटर्न कर रहे तो कैरेक्टर बोलेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे तो कैरेक्टर पॉइंटर बोलेंगे। और सर डिक्लेरेशन के समय कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा डेटा रख लेंगे? नहीं, डिक्लेरेशन के समय डिक्लेरेशन पहले लिखते हैं क्या हम? नहीं, बाद में लिखते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन लिखते हैं क्या? सबसे पहले हम कॉल करते हैं ना, तो कॉल करते हैं तब हमको क्लैरिटी आती है ना कि भाई मुझे कितने पैरामीटर भेजने हैं और मुझे इससे क्या रिटर्न करवाना है, राइट? इसलिए तो फंक्शन प्रोसेस हम फ्लो में गए हैं ना। पहले हम कॉल करते हैं, हम पहले डिसाइड करते हैं कि भाई कितने पैरामीटर भेजने हैं, इससे क्या रिटर्न करवाना है, क्लियर? फिर हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर डेफिनेशन में जो लॉजिक बिल्ड होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अभी क्या रिटर्न करना है। फिर रिटर्न कर दिया, फिर जो मेरा फंक्शन डेफिनेशन है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैं डिक्लेरेशन लिखता हूँ ना ऊपर, समझे? ओके, क्लियर। समझ में आया अभी? यस सर। एनी अदर डाउट? यस एवरीवन। चलो बताओ, कुछ डाउट है और ओवरऑल प्रोग्रामिंग में तो वो सॉल्व करके लो आज, जो भी क्वेश्चंस है तुम्हारे। हेलो सर, हम्म मुझे डाउट ये था, तो मुझे क्या, और जब हम एग्जाम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम्म तो लॉजिक नहीं डेवलप हो पाता। एक्चुअली क्या करना है, थोड़ा देखो, मैंने नेट का गूगल में जा स्टार्टिंग सर्च कर। सेक्शन में बताया था कि लॉजिक बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो एकदम से नहीं आता है, वो बहुत से प्रैक्टिस के बाद आता है, ठीक है? तो जब भी तुम लॉजिक बिल्डिंग की बात करोगे बेटा, तो तुमको छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू करना है, ठीक है? मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, एक सेशन में बोला था मैंने कि गेम खेलने वाला एग्जांपल दिया था कि तुम लेवल 1 से लेके तो लेवल 2 3 4 5 खेलते 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 जाओगे तो तुम आगे की लेवल पार कर पाओगे ना। तो अभी हमने तुमको मेमोरी डायग्राम पढ़ाया है, ट्रेसिंग पढ़ाया है, तो व्हाट यू हैव टू डू, तुमको गूगल से कोड कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, बट कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करके रन नहीं करना है। कॉपी पेस्ट किया तुमने तो तुमने ट्रेस करना है उसको कि भाई कौन सा वैल्यू कहाँ से आया, कहाँ तक जा रहा है, क्या हो रहा है, राइट? तो जहां से जैसे तुम ये फ्लो समझोगे, ये ट्रेस करोगे कोड, तो तुम प्रॉपरली क्या कर पाओगे, तब तुम प्रॉपरली लॉजिक को समझ पाओगे, लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होगा। मतलब गेम जो तुम खेल रहे हो वो अगर तुमसे लेवल सॉल्व नहीं हो रही है तो तुम यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन देख रहे हो, सोल्यूशन देखने के बाद डायरेक्ट आंसर तुमने गेम में एंटर कर दिया और अगले लेवल पे गए, तो डज इट मेकिंग एनी सेंस? बट वो लेवल अगर तुम हाँ देख रहे सर। हो, वो लेवल अगर तुम देख रहे हो यूट्यूब से और फिर तुम खुद खेल के देख रहे हो वो गेम 2-3 बार और तुम खुद खेल के उस लेवल को पार कर रहे हो, तो वो तुमको हेल्पफुल रहेगा आगे के स्टेज में।
तो लॉजिक बिल्डिंग 1-2 महीने का काम नहीं होता है, उसके लिए सालों लगते हैं। तो धीरे धीरे जैसे तुम प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करोगे, इंटरेस्ट करोगे, लॉजिक बिल्ड होगा। सो डोंट वरी कि मेरा लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आया है क्या? तो कंसेप्ट के बेसिस पे धीरे धीरे वो Yes, काम sir, होगा। concept. क्लियर Okay, sir. एवरीबॉडी? यस, एनी अदर डाउट? कोई डाउट है क्या? और यस कुशल बोलो। सर वो हमारा स्विच केस नहीं होने वाला? हाँ, स्विच केस क्यों नहीं होगा बेटा? लैब में बोलो, आदेश सर को कवर कर लेंगे ना। स्विच केस में क्या ही, इफ एल्स समझा है ना सबको? हाँ सर। या हम अभी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। स्विच केस, ओके। सो आई हैव टू टेक 5 डिसीजंस। मैं बोलता हूं कि enter 1 for this, 2 for that, 3 for that, 5 for 4 and 5 ऐसे। फिर मैं बोलता हूं कि if choice exactly equal to 1, तो ये काम होना चाहिए। फिर if choice exactly equal to 2, तो ये काम होना चाहिए। if choice exactly equal to 3, तो ये काम होना चाहिए। राइट एवरीवन? लेट्स से कोड 1, कोड 2 एंड कोड 3। ठीक है, अब मैं सिंपल इफ यूज करके भी काम कर सकता हूं। एंड फिर मुझे यहाँ पे और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई इफ चॉइस इज ग्रेटर देन, मतलब चॉइस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर चॉइस इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे बोलो इनवैलिड चॉइस, ऐसा देना पड़ेगा ना मुझे। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो सारे इफ यूज करके भी काम हो सकता है, बट सारे इफ यूज करने पे प्रॉब्लम क्या होती है? सारे इफ यूज करने पे प्रॉब्लम ये होती है कि अभी मैंने चॉइस 3 एंटर किया, तो मैंने चॉइस 3 एंटर किया तो क्या हो रहा है? ये भी चेक हो रहा है, ये भी चेक हो रहा है, ये तो होगा ही चेक, ये तो काम करेगा ही, बट बाकी के अननेसेसरी चेक हो रहे हैं ना बेटा। तो कोई भी चॉइस हो तुम्हारा, सारे ही चॉइस वर्स्ट केस में जा रहे हैं, सारे ही चॉइस चेक हो रहे हैं, मतलब कंपाइलेशन वो अपना रन टाइम लग रहा है ना, रनिंग टाइम पे इफेक्ट हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या बोलता हूं? एल्स इफ। और फिर लास्ट में मुझे ये सब इतना सारा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली अगर ये सब कुछ नहीं है तो एल्स में इनवैलिड चॉइस ऐसे जा सकता हूं कि नहीं? तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर चॉइस 1 है तो ये बाकी के चेक करने की जरूरत है क्या? यस। No, तो sir. चॉइस 1 के केस में इजीली तुम्हारा ये टाइम बच रहा है ना। ब्रेक नहीं, ब्रेक की क्या जरूरत बेटा? यहाँ पे ब्रेक का लेना देना ही नहीं है कुछ तेजल। मैं इफ एल्स की बात कर रहा हूँ बेटा, इफ एल्स में नहीं लगता है ब्रेक। ब्रेक स्विच केस में लगता है या फॉर लूप में लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ में आया क्या एवरीवन? कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल इफ, मैं इफ एल्स अगर यूज करता हूं तो वर्स्ट केस में कब जाएगा? जब इनवैलिड चॉइस है। लेकिन सब इफ यूज कर रहे थे तो हर केस में वर्स्ट केस हो रहा था कि नहीं? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसी चीज को और थोड़े सिंपल तरीके से लिखने मिला तो और अच्छा है ना। सो देयर कम्स योर स्विच केस, कि तुम स्विच नाम का कीवर्ड यूज करो, जो भी चॉइस तुमने भेजा है वो चॉइस इसमें भेजो, जो भी चॉइस है तुम्हारा वो यहाँ पे पास करो। एंड दिस if यू कैन राइट एज केस 1, यहाँ पे तुम लिख लोगे कोड 1।
फिर तुम लिखोगे केस 2, यहाँ पे तुम लिखोगे कोड 2। ये सॉर्टेड लग रहा है कि नहीं थोड़ा? यस, ये सॉर्टेड लग रहा है कि नहीं थोड़ा? समझ में आ रहा है? यस सर। और ब्रैकेट्स का भी टेंशन नहीं है ना, यहाँ पे इतने नेस्टेड इफ एल्स लगाओगे तुम, कोई ब्रैकेट किसी दूसरे के अंदर चला गया वगैरह, कॉम्प्लिकेशंस है ना कई सारे। दिस थिंग इज सिंपल। केस 3, यहाँ पे कोड 3, और लास्ट में मैं एक डिफॉल्ट मिलता है मुझे यहाँ पे कि भाई इन किसी भी केस में नहीं गया तो डिफॉल्ट में मैं दे सकता हूँ इनवैलिड चॉइस, राइट? समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? अब स्विच केस में क्या होता है कि अगर मैं केस 1 पे जंप करता हूँ तो केस 1, केस 2, केस 3 डिफॉल्ट ये सारा एग्जीक्यूट होते जाता है। अगर मैं केस 2 पे जंप करता हूँ तो केस 2 के नीचे का सारा होगा, केस 3 पे जंप करता हूँ तो उसके नीचे का सारा होगा, राइट? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर केस खत्म होने के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है, कि ये केस खत्म हो गया तो यहीं पे कोड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। डिफॉल्ट के बाद नहीं लगाए तो भी चलेगी क्योंकि इफ वो स्विच खत्म ही हो रहा है वहां पे। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग स्विच केस। समझ में आया? तो सिंपल इफ यूज करने की जगह पे ये सिंप्लीफाइड है, उससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड ये है ना बेटा। समझ में आ रहा है? एंड स्विच केस में इधर तुमने जो भी चॉइस भेजा है वो तुमको लिखना पड़ेगा। लेट से तुम्हारा चॉइस ए है, ए एज अ कैरेक्टर, तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में ए बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? सिंगल कोट में क्या लिखना पड़ेगा, ए, कि जो भी तुम्हारा चॉइस है उस अकॉर्डिंग। तो ये इफ एल्स इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? यस सर। दिस इज हाउ। क्लियर? और Yes, sir. किसी को डाउट है कुछ? हाँ बोलो। हाँ, ये स्विच केसेस का कोई सिंटैक्स वगैरह कोई रूल बताए क्या, वो कैसे रन करना है? देखो सिंटैक्स मतलब क्या, सिंपली स्विच नाम का कीवर्ड, फिर उसके आगे दो ब्रैकेट पैरेंथेसिस, यहाँ पे लिखोगे तुम तुम्हारी चॉइस। अब तुम्हारी चॉइस कैरेक्टर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फिर तुम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, इसके अंदर तुम्हारे सारे केसेस रहेंगे। केस इज अ कीवर्ड, केस कीवर्ड है, यहाँ पे जो भी तुम्हारी चॉइस है 1 2 3 0 10 15 जो भी तुम्हारी चॉइस है वो चॉइस तुम यहाँ पे लिखोगे। तो ये चॉइस इसके साथ मैच हो गई तो इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। जब तक तुम ब्रेक नहीं लिखते तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉर प्रॉपर सेफ्टी यू कैन गो विथ ब्रैकेट्स कि भाई इसके अंदर का सारा एग्जीक्यूट होगा, राइट? सिंपल। तो ये जैसे तुम्हारा केस 1 है, जैसे तुम्हारा केस 2 होगा, केस 3 होगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में एक डिफॉल्ट होगा, लिखना है नहीं लिखना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। समझे? तो ये है सिंटैक्स उसका। स्विच इज अ कीवर्ड, केस इज अ कीवर्ड, ब्रेक इज अ कीवर्ड। बाकी हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर तुम्हारी चॉइस ए बी सी डी है तो केस ए, केस बी, सी, राइट? समझे एवरीबॉडी? So this is how it will work. यहां तक और सबको? सर, हाँ बोलो। वो जंप इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन क्या क्या? जंप इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जंप इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जंप इसमें नहीं है कुछ। जंप कीवर्ड बोल रहे हो कुछ? तुम उसका बोल रहे होंगे शायद, गो टू वाला। हाँ हाँ, कोई। एक गो टू कीवर्ड होता है, देन लेट्स से गो टू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड नाम का एक लेबल होता है, तो दिस इज डेप्रिकेटेड, ये कोई यूज नहीं करता है। पुराने लैंग्वेजेस में से उठा के यहाँ पे लाया वो गो टू कीवर्ड। लूप है ना तुम्हारे पास,
तो लूप है तो तुम डायरेक्ट वहीं पे काम करते हो ना, जंप नहीं करवाते हो ना अभी किसी को। वो पहले कैसा था, लूपिंग के लिए यूज किया जाता था कि भाई गो टू स्टेप दिस, ये स्टेप पे जाओ, फिर यहाँ पे वापस गो टू करते करते एक स्पेसिफिक सिनारियो पे तुम बाहर निकलते थे, अपना एग्जिट वैल्यू देके बाहर निकलते हो ना लूप में भी, वैसे। ओके। समझे? और सर लूप में पे डू वाइल लूप एक टाइप है ना, हम वाइल हाँ, आणि फॉर यूज करते हैं, डू वाइल कैसे करते हैं? लेट से मैंने वाइल एग्जिट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 जब तक नहीं मिलता, एग्जिट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 जब तक नहीं मिलता, मैं चलते जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है? और मैंने यहाँ पे यूजर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, और फिर यूजर ने यस और नो बोला, ठीक है। बट ये व्हाइल यहाँ पे लगा रहे हो बेटा तुम, मतलब एग्जिट वैल्यू तुमने स्टार्टिंग में ही पूछी है, स्टार्टिंग में ही तुम्हारी एग्जिट वैल्यू 1 है। तो अभी तुम अगर होटल में जाते हो, होटल में जाते हो तो वेटर क्या बोलता है, कुछ खाओगे क्या, राइट? ऐसे बोलता है क्या? स्टार्टिंग में मेनू कार्ड दिखा ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर बस शांति से मेनू कार्ड दिखा देता है ना। फिर जब तुम्हारा एक ऑर्डर करने के बाद काम होता है तब वेटर पूछता है कि नहीं और कुछ खाओगे क्या, मतलब वापस मेनू कार्ड दिखाता है कि नहीं। यहाँ सिंपल एग्जांपल देते हैं, तुम एटीएम में गए और एटीएम में कार्ड एंटर करते ही बोला तुमको डू यू वांट टू कंटिन्यू, डज इट मेकिंग सेंस? नो। कार्ड एंटर करते ही तुमको बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो उसमें सेंस बन रहा है क्या कुछ? कार्ड एंटर ही उसलिए किया है ना बेटा मैंने कि मुझको काम करना है, मुझको पैसे निकालने हैं। तो कब पूछा जाता है डू यू वांट टू कंटिन्यू? एक ट्रांजैक्शन होने के बाद ना, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा एक ट्रांजैक्शन विदाउट कंडीशन चेकिंग होना चाहिए, तो उसके लिए आता है डू वाइल। क्यों बोलता है डू, और फिर यहाँ पे होती है कंडीशन चेक। क्लियर? मतलब पहला जो इटरेशन है वो बिना कंडीशन चेकिंग के जाने दो, और उसके बाद तुम क्या करो, कंडीशन चेक करो, इतना ही डिफरेंस है उसका बस। समझ में आया? यस सर। तो व्हाट इज सिंटैक्स? डू नाम का कीवर्ड है, ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये जो व्हाइल तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते थे, वही व्हाइल तुम एज इट इज कंडीशन यहाँ पे लिखते हो, सेमीकोलन देते हो, डू व्हाइल खत्म हो जाता है। समझे? ओके। यस सर। यस, एनी अदर डाउट? ओवरऑल सी प्रोग्रामिंग समझा है क्या? काम करते रहो, जब मैं सीपीपी लूंगा तब तुमको वो क्लियरिटी दे दूंगा, उसके साथ जो भी तुम्हारे डाउट्स है वहां पे भी सॉल्व होंगे, सो डोंट वरी, बट काम तुमको शुरू करना है उसमें। क्लियर? यस सर। ओके, सो एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? यस। हेलो सर। हेलो। यस बोलो ना। यस, एरे ऑडिबल है, में बोलो। वन हाँ, डायमेंशनल और क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा है वो वाला है। वन डायमेंशनल बोल रहे हो ना तुम? हाँ, वो तो कुछ फिर अलग टू नहीं होता ना? डायमेंशनल एरे होता है। टू डायमेंशनल एरे मतलब 2D एरे में रो कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैट्रिक्स अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2D एरे होता है, बट 2D एरे पे कुछ काम ही नहीं करते हम, क्योंकि वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैथमेटिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एरे जो यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, ये सब स्टोर करने के लिए कर रहे हैं ना। अभी स्टूडेंट और एम्प्लॉय Yes, को sir. मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर करने में कोई सेंस है क्या? नहीं, right. समझ में आ रहा है? इफ यू आर डूइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कुछ गेमिंग पर्पस या वो सब टिक टैक टो बनाना है, गेमिंग करना है, कुछ करना है, दैट टाइम इट विल बी यूज्ड। क्लियर? Yes, यस, sir. मुझे ओके। एनी अदर डाउट देन? कुशाल, स्नेहा, तेजल, विशाल। सो ओवरऑल तुमको कुछ नया पता चला है सीपीपी में? समझा है सीपीपी प्रॉपरली? सॉरी, सी प्रोग्रामिंग प्रॉपर समझा है? यस, Yes, sir. Clear है. ओके। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तुम लोगों को कभी भी, तो यू कैन पिंग मी, ठीक है? तुम एडमिशन लो नहीं लो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, स्टिल तुमको कभी भी कोई डाउट है तो तुम मुझको मैसेज कर सकते हो, कोई भी इश्यू रिलेटेड, ठीक है? कोई भी डाउट रहा तुमको तो मुझको पिंग कर, ओके? Yes, sir. सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट वी विल स्टॉप फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट होगा तो बताओ, विल कंटिन्यू। यस, तुम चारों कंटिन्यू कर रहे हो क्या सीपीपी? Yes, sir. मैंने तेजल, कल कॉल किया था ना. ओके। और खुशहाल, ओके। तो चारों हो, मतलब तुमने एडमिशन ली है क्या चारों ने भी? ठीक है, फाइन, देन विल कंटिन्यू विद सीपीपी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझेंगे। और अभी मैम ने जो बोला वो भी पार्ट क्लियर है ना सबको? तो द रीजन बिहाइंड दैट इज, मैंने बोला तुमको लास्ट टाइम भी बोला मैंने, क्या होता है ना कि वो डेटा स्ट्रक्चर विद सीपीपी में एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं बच्चे, वो समझ ही नहीं पा रहे बहुत सी चीजें, तो इसलिए वो सेल्फ लर्निंग एलएमएस में होगा। एंड स्टिल मैम हैज गिवन यू चॉइस, so that you have to decide, but my personal suggestion will be कि तुम जावा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, तो कंफ्यूजन तुम्हारा अवॉइड होगा थोड़ा सा, ठीक है? बाकी तुम सेल्फ लर्निंग के लिए तो हम तुमको दे ही रहे हैं वो कंटेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? सर सीपीपी मध्ये फक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड घेणार आहे का? हाँ, सीपीपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए त्याच्यासाठी कारण सिम्पली इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम हे जे काय डिस्कशन होणार, इट इज सिम्पली सिंटॅक्टिकली डिफरंट, ओके? सिंटॅक्स डिफरंट असणार फक्त याच, ठीक आहे? आणि आणि ते that thing व्हर्च्युअल will discuss- फंक्शन्स काय 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 व्हर्च्युअल फंक्शन्स वगैरे आहे ना सीपीपी मध्ये मग? नाही, व्हर्च्युअल पॉइंटर अल्गोरिदम वगैरे ते करू ना आपण, सगळं डिस्कस करणार ना, सीपीपी मध्ये चेंज नाही ना, मॅमने सांगितलं ना आताच. हो, म्हणजे सगळे टॉपिक्स कव्हर होतील ना त्याच्यात. कव्हर होणार ना, ऑब्विसली सगळे टॉपिक्स कव्हर होणार. ओके, एनी अदर डाउट? हेलो सर. यस, हम यूनियन और इनम यूज क्यों नहीं करते? वो कुछ अलग होता है स्ट्रक्चर. नहीं करते हैं ना बेटा, इनम भी यूज करते हैं, यूनियन इन सम प्लेसेस यूज करते हैं, बट अभी जो हम प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, अभी जो हम सीख पढ़ किस चीज के लिए रहे हैं, फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर नॉट क्रिएटिंग लार्ज प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? यस, यस सर. तो हम स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर आगे जाके हमारा क्लास बनने वाला है। क्लास सुना होगा ना तुम लोगों ने? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब ही स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ही आगे चल के क्लास बोलते हैं, सिर्फ एक चेंज है उसमें। अब रही बात यूनियन की, इनम की, तो इनम भी कुछ प्लेसेस में यूज होता है जावा में,
बट यूनियन का क्या है कि लेट से अब स्ट्रक्चर में और यूनियन में अगर तुमने डिफरेंस देखा होगा, तो मैंने बोला था तुमको एक्सप्लोर करने के लिए, लेंगे बस कि क्या होता है, जिसकी ज्यादा साइज है वो तुम यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो बाकी लोगों को रुकना पड़ता है, मतलब क्या है, वहां पे मेमोरी कम मिल रही है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है ना। एंड नाउ टूडेज टाइम मेमोरी का कोई इशू है क्या? अभी की जो जनरेशन चल रही है मेमोरी का इशू है क्या? मोबाइल में है 16 GB रैम आ रही है ना बेटा अभी। सो परफॉर्मेंस का इशू है ना तुम्हारा, फास्टर प्रोसेसिंग का इशू है ना, क्लियर। और तो और यूनियन में तुम सारा डेटा एक साथ होल्ड करके नहीं रख सकते ना, जैसे स्ट्रक्चर में रख सकते हो। यूनियन में एक को डाला तो दूसरे को निकालना पड़ता है कि नहीं? सो डिपेंड ऑन द Yes, सिचुएशन sir. हाउ यू आर हैंडलिंग दैट। पर्पस क्या है उसके लिए तो तुमको पता होना चाहिए, बस कोई यूज नहीं करता है उसी के लिए यूज नहीं करता, समझे? Yes, sir. Clear. Okay, fine then. See you on Monday. We'll start with limitations and CPP. Okay.